हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संघवाद फेडरलिज्म या फेडरलिज्म को पढ़ाऊंगा। मैं कुछ विशेष बिंदु मैंने यहाँ पर अंकित कर रखे हैं जिनके माध्यम से मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। जो निम्न बिंदु हैं वो संघवाद है, भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भाषाई राज्य और भारत में विकेंद्रीकरण, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण इस पाठ के बिंदु हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? यानी जब शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, जब शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वाधर विभाजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर सरकारें कई प्रकार की हो सकती हैं। जिस प्रकार से भारत में दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। सर्वोच्च होती है केंद्र सरकार, उससे नीचे होती है राज्य सरकार। इसीलिए कहा जाता है संघवाद कहा जाता है। हालांकि कुछ देशों में संघवाद एकात्मक शासन होता है और कहीं कहीं द्विव्यवस्था होती है। द्विव्यवस्था का मतलब जहां पर दो सरकारें काम करती हैं, और एकात्मक जहां पर एक ही सरकार पूरे देश पर शासन करती है और तमाम जो विभिन्न इकाइयां होती हैं वो उसके नीचे रहकर कार्य करती हैं, उनका अपना ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है। जबकि भारत जैसे देश में संघवाद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है या किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम जो हमारा अगला पॉइंट है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से काम करती है ताकि देश का जो शासन है वो बिना अवरोध पैदा हुए आसानी से चल सके। इसलिए भारतीय संविधान में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि राज्य और केंद्र आपस में टकराव ना करें या हर संभव उनके टकराव को बचाया जा सके। इसलिए संविधान में 3 सूचियों पर विशेष जोर दिया। पहला केंद्रीय, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे, केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे, जो विशेष मुद्दे होते हैं जैसे रक्षा है, संचार है, बैंकिंग है, मुद्रा है, विदेश नीति है, ये कुछ ऐसे विशेष महत्वपूर्ण फैसले होते हैं जिन पर केवल नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है केंद्रीय सूची, और इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। नंबर 2 राज्य सूची। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि राज्य भी अपनी शक्ति के मामले में क्या होते हैं, स्वायत्त होते हैं। उनकी अपनी कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें लागू करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होता है। तो ऐसी सूची के अंतर्गत आपका पुलिस विभाग है, सिंचाई है, कृषि है, ऐसे कुछ विषय, बिक्री कर है, व्यापार है, ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकारों को है। यानी राज्य सरकार केंद्र सूची में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और केंद्र सरकार राज्य सूची में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरी है समवर्ती सूची। ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्यों को नियम बनाने के अधिकार होते हैं, केंद्र और राज्य को नियम बनाने के अधिकार होते हैं, वे सूची कहलाती है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, तलाक, गोद लेने के संबंधी नियम, ऐसे कुछ ये नियम हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नियम बनाने का अधिकार होता है या उनके मेल जोल से ही इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। अब कुछ विषय ऐसे भी हैं जो संविधान के समय या आजादी के समय जो नहीं बन पाए या जो उस समय महत्व के प्रश्न नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे विषयों को जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं? अवशिष्ट शक्तियां, या जिन्हें हम कहते हैं बाकी बचे हुए विषय, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाकी बचे हुए विषय। वे
केंद्र सरकार के पाले में होते हैं, यानी उन पे नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है भाषाई राज्य, यानी भाषाई राज्य का बनने का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा कि उस समय लोगों में सोच पैदा हुई, नेताओं में सोच पैदा हुई कि एक समान भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रहकर ज्यादा अच्छा तालमेल बैठा सकते हैं, इसलिए भाषाई राज्यों का गठन होना शुरू हुआ। 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश, जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, पहला राज्य बना। आगे चलकर कुछ धार्मिक संस्कृति के तौर पर, कुछ कलाओं के तौर पर कुछ राज्य भारत में और निकल के आए, जैसे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड। ये कुछ विशेष कलाओं वाले क्षेत्र हैं जहां अलग अलग राज्यों को, जहां पर अलग अलग संस्कृति के लोगों को अलग करके एक नया राज्य बना दिए गए, जहां पर एक ही संस्कृति के लोग ज्यादातर रहते हैं, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा आखिर विकेंद्रीकरण है क्या, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण आखिर है क्या। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसे हम सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। उसके अंतर्गत हमने नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 टायर व्यवस्था देखी है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमें 3 चीज देखने को मिलती हैं, अगर आप उसके बारे में देखें। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो आपको जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक क्षेत्र यानी ब्लॉक पंचायत, और सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। अगर हम नगरीय क्षेत्र में जाते हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं, तो हमें ये नगर क्षेत्र, नगर पालिका और नगर निगम ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कहीं कहीं यहाँ बड़े नगर होते हैं, वहां बोल दिया जाता है महानगर निगम, जैसे मुंबई। ठीक है। आखिर सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल समाज में, क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष मुद्दे होते हैं जिन्हें केवल स्थानीय स्तर पर ही उसका समाधान किया जा सकता है, या स्थानीय स्तर से बेहतर समाधान उसका कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए स्थानीय स्तर की सरकारों को जो ताकत दी गई, जो शक्तियां दी गई कार्य करने की, वही कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो इस तरीके से आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है और इसमें सामंजस्य बना रहे, इसीलिए संविधान ने कुछ नियम बना दिए हैं ताकि राज्य और केंद्र में समय समय पर टकराव ना हो। ठीक है।